अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर ऐसे कोई अटेंडेंस सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट लॉगिन या फिर एडमिन लॉगिन होता है, तो ऑनेस्टली प्लेसमेंट क्रैक करने में बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि रिक्रूटर्स जब ये नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आता है कि यार यही प्रोजेक्ट आज ही मैं 10 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी। एंड इसी वजह से तुम्हारा रेज्यूमे बाकी रेज्यूमे की तरह लगने लगता है। तो पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा, पॉइंट ये है कि उस प्रोजेक्ट को देख के इंटरव्यूअर तुम्हारे बारे में क्या अज्यूम करता है। उसे लगेगा या तो ये तुमने प्रोजेक्ट खुद बिल्ड किया है या कोई यूट्यूब के ट्यूटोरियल को फॉलो करके ये प्रोजेक्ट बना दिया। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ एंड हर एक प्रोजेक्ट एक अलग रोल के लिए है। फुल स्टैक, एआई इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, डेटा इंजीनियरिंग एंड बैकएंड इंजीनियरिंग। हर एक प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि उसका सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है, इंटरव्यू में किस टॉपिक पे डिस्कशन हो सकता है एंड रेज्यूमे पे इन सारे प्रोजेक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब बताऊंगा। एंड लास्ट वाला मिस मत करना, क्योंकि आई थिंक ये पूरी लिस्ट का सबसे अंडररेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है। अब जो पहला प्रोजेक्ट है वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए है। मान लो तुम किसी बूट कैंप के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे हो एंड तुम्हें किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ साथ में मिलकर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है एंड तुम दोनों अलग अलग सिटी में हो। ऐसे में तुम क्या करोगे, या तो जूम पे स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिस करोगे या फिर कोई पेड टूल यूज़ करोगे। ये प्रोजेक्ट वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इमेजिन करो एक रियल टाइम कोलैबोरेटिव कोड एडिटर जहां दो लोग एक ही फाइल में साथ में काम कर सके, लाइव कर्सर दिखे और कोड सेवली एग्जीक्यूट भी हो सके। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट एडिटर बनाना नहीं है। सोचो, दोनों यूजर्स एक ही लाइन पे एक साथ टाइप कर रहे हैं और अगर तुम सिर्फ टेक्स्ट को सिंक करोगे तो एक का चेंज दूसरे को ओवरराइड कर देगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल डॉक्स और फिग्मा जैसे प्रोडक्ट्स ओटी या फिर CRDT जैसे टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि हर चेंज प्रॉपर्ली मर्ज हो सके। ये वही पार्ट है जहाँ पे इंटरव्यूअर को समझ में आ जाता है कि तुम करंट ऐप से आगे की इंजीनियरिंग समझते हो। अब मान लो किसी यूजर ने एडिटर के अंदर इन्फिनिट लूप चला लिया और अगर तुम कोड सीधा सर्वर पे रन कर रहे हो तो एक ही यूजर पूरा सर्वर को डाउन कर सकता है। इसीलिए कोड डॉकर कंटेनर के अंदर रन होता है जहां हर एग्जीक्यूशन आइसोलेटेड होती है और उसकी मेमोरी और टाइम लिमिट पहले से फिक्स्ड होती है। लीड कोड और हैकरिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी तरह के कोड एग्जीक्यूशन आइसोलेट करते हैं और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट रेज्यूमे पे अलग दिखता है, क्योंकि तुम सिर्फ रियल टाइम फीचर नहीं बना रहे, तुम कॉन्करेंसी एंड सिक्योरिटी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। इसके लिए रिएक्ट या नेक्स्ट.js, फास्ट एपीआई या नोड.js एंड रेडिस का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको वेब सॉकेट्स का बेसिक आइडिया क्लियर है तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपका 1 महीने में खत्म हो सकता है। रेज्यूमे बनाते वक्त एक चीज याद रखना, फेक नंबर्स मत लिखना। अगर आपके प्रोजेक्ट को 30 लोगों ने टेस्ट किया है तो वही मेंशन करो, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस मेजर ही नहीं की तो लेटेंसी जैसी चीजें लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। एंड रेज्यूमे बनाते वक्त इस प्रोजेक्ट को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो: बिल्ट अ रियल टाइम कोलैबोरेटिव कोड एडिटर यूजिंग CRDT बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद सैंडबॉक्स कोड एग्जीक्यूशन वाया डॉकर। और अगर कोई एक जेन्युइन मेट्रिक है तो सिर्फ वही ऐड करना। इंटरव्यू में इस प्रोजेक्ट को लेके यूजुअली 3 चीजों पे बात होती है: कॉनकरेंट एडिट्स कैसे हैंडल किए, मैलिशियस कोड को सेफली एग्जीक्यूट कैसे किया और यूजर्स बढ़ने पर वेब सॉकेट कनेक्शंस को स्केल कैसे करोगे। इन्हीं क्वेश्चन से इंटरव्यू को पता चल जाता है कि तुमने ये प्रोजेक्ट खुद बिल्ड किया है या फिर गिटहब से क्लोन किया है। एक बार सोच के देखना, तुमने कितनी बार अपना रेज्यूमे किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ लाइन बाय लाइन कंपेयर किया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या मिसिंग है। शायद 1-2 बार किया होगा या किसी ने तो किया ही नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये प्रोजेक्ट, दैट इज AI प्लेसमेंट एनालाइजर। ये टूल तुम्हारा रेज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन कंपेयर करता है, स्किल्स में गैप बताता है, किस एरिया में इंप्रूव करना चाहिए ये सजेस्ट करता है एंड उस रोल के हिसाब से पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी जनरेट करके देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम किसी रैंडम आइडिया पे काम नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट फेस करता है। अब इसके अंदर होता क्या है, रेज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होता है और वेक्टर डेटाबेस जैसे कि पाइनकोन या सुपरबेस PG वेक्टर में स्टोर होता है। जब यूजर रेज्यूमे अपलोड करता है, सिस्टम रेलेवेंट कंटेक्स्ट रिट्रीव करता है और उसके बेसिस पे LLM गैप एनालिसिस जनरेट करता है। इसी अप्रोच को रैग या फिर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कहते हैं। लेकिन असली चैलेंज रैग बनाना नहीं है, चैलेंज है LLM को गलत एडवाइस देने से रोकना। मान लो उसने रेज्यूमे में एक ऐसी स्किल रिकमेंड कर दी जो है ही नहीं, अब स्टूडेंट गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए उसको हमेशा रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही आंसर देना चाहिए और अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले तो गेस करने के बजाय उसे सीधा बोल देना चाहिए कि इनफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यही एक AI डेमो और एक प्रोडक्शन रेडी सिस्टम में डिफरेंस क्रिएट करता है। और रिक्रूटर्स भी इसी पॉइंट को नोटिस करता है, वो समझ जाता है कि आपको सिर्फ LLM यूज करना नहीं आता बल्कि उसकी लिमिटेशंस के बारे में भी पता है। एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में रफली 45 to 60 डेज लग सकते हैं। एंड रेज्यूमे में इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हो: बिल्ट एन AI पावर्ड रेज्यूमे टू JD गैप एनालिसिस टूल यूजिंग RAG विद ग्राउंडेड रिट्रीवल टू रिड्यूस हेलुसिनेटेड रिकमेंडेशंस। इंटरव्यू में यूजुअली 3 चीज़ों पे बात होती है: हेलुसिनेशन को कंट्रोल कैसे किया,
एम्बेडिंग्स के लिए यही मॉडल क्यों चूज किया, और अगर रिट्रीवल गलत कॉन्टेक्स्ट ले आया तो उसे सिस्टम कैसे हैंडल करेगा। और ऑनेस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन पे ही अटक जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हैप्पी पाथ के बारे में सोचते हैं लेकिन फेलियर सिनेरियोज के बारे में नहीं। तीसरा प्रोजेक्ट डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए है। मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एक डेवलपर ने एक फीचर कंप्लीट करके पुल रिक्वेस्ट रेज कर दी। अब रिव्यूअर्स का काम सिर्फ कोड देखना नहीं है, बल्कि फीचर को रन करके वेरीफाई करना है। नॉर्मली उसे ब्रांच पुल करनी पड़ेगी, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होगी और एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। हर पुल रिक्वेस्ट के साथ ये प्रोसेस रिपीट करना टाइम भी लेता है, और ऊपर से वही क्लासिक प्रॉब्लम, मेरे मशीन पे तो ये चल रहा था। ये प्रोजेक्ट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हर एक पुल रिक्वेस्ट के लिए ऑटोमेटिकली एक न्यू टेम्परेरी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे रिव्यूअर को बिना कुछ सेटअप किए ऐप को लाइव टेस्ट कर सकता है, और जैसे ही पीआर ओपन या क्लोज हो वो टेम्परेरी इन्वायरमेंट अपने आप डिलीट हो जाता है। इसीलिए डॉकर, कुबरनेटिस एंड गिटहब एक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इन्वायरमेंट बनाना नहीं है, उसका क्लीन अप है। अगर एक साथ 10 से 15 पुल रिक्वेस्ट ओपन है तो उतने ही इन्वायरमेंट्स भी चल रहे होंगे, और अगर क्लीनअप सही ना हो तो रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट दोनों धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इसलिए टीटीएल बेस्ड ऑटो क्लीनअप एंड आइडियल इन्वायरमेंट डिटेक्शन जैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। और इंटरव्यूअर को भी इसी पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि तुम सिर्फ फीचर बिल्ड करना नहीं बल्कि प्रोडक्शन लेवल पे उसे मेंटेन करना भी समझते हो। अगर कुबरनेटिस का बेसिक आइडिया क्लियर है तो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 30 to 45 डेज लग सकता है। एंड रेज्यूमे बनाते वक्त वही रूल फॉलो करना जो मैंने पहले बताया है, वही मैट्रिक्स मेंशन करना जो आपने एक्चुअली मेजर किया है। इंटरव्यू में जनरली 3 चीज़ों पर बात होती है। नेम स्पेसिस के थ्रू आइसोलेशन कैसे मेंटेन की, सीक्रेट्स सिक्योरली इंजेक्ट कैसे किए, और अगर क्लीनअप फेल हो जाए तो उसे डिबग कैसे करोगे। अब चौथा प्रोजेक्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि ये डेटा रोल के लिए फिनटेक स्टाइल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट है। सोचो, रोज इंडिया में करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं। इतने सारे ट्रांजैक्शंस के बीच सस्पिशियस पैटर्न आइडेंटिफाई करना कोई इजी काम नहीं होता। इसलिए हर बड़ी फिनटेक या पेमेंट कंपनीज के बाद टीम्स होती है जो कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन डेटा को मॉनिटर करती रहती है। जैसे एक ही अकाउंट से रात के 3 बजे अचानक बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने लगे, या किसी नए अकाउंट में एकदम से बड़े अमाउंट आने शुरू हो जाए, ये सब पोटेंशियल रेड फ्लैग्स होते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये प्रोजेक्ट, एक यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन डैशबोर्ड, जो सिमुलेटेड या पब्लिकली अवेलेबल ट्रांजैक्शन डेटा यूज करके सस्पिशियस पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें लाइव डैशबोर्ड पे हाईलाइट करता है, ताकि एनालिस्ट को तुरंत पता चल सके कि किस ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन सिर्फ डैशबोर्ड बनाना इनफ नहीं है। सबसे पहले रॉ डेटास को क्लीन करना पड़ेगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने पड़ेंगे एंड टाइम स्टैम्प्स को नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे। इसी के लिए पाइथन या एयरफ्लो के साथ ETL पाइपलाइन बना सकते हो, डेटा पोस्टग्रेसक्यूएल में स्टोर कर सकते हो, और उसके ऊपर मेटाबेस या पावर BI से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। और इसी पार्ट में असली इंजीनियरिंग है। रियल वर्ल्ड डेटा ऑलमोस्ट कभी क्लीन नहीं होता, इसलिए कंपनीज ये चेक करना चाहती है कि आप मेसी डेटा को एक रिलायबल पाइपलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हो। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 3 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में जनरली 3 चीज़ों पे बात होती है। फ्रॉड पैटर्न्स कैसे डिफाइन किए, डेटा क्लीनिंग का अप्रोच क्या था, और अगर कल नया ट्रांजैक्शन टाइप आ जाए तो पाइपलाइन को एक्सटेंड कैसे करोगे। अब आते हैं लास्ट प्रोजेक्ट पे, और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए वर्थ वेटिंग होने वाला है, क्योंकि ये उन कंसेप्ट्स में से है जो कॉलेज में शायद ही आपको सिखाया गया है, लेकिन प्रोडक्शन पे ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी इसे यूज़ करती है। मान लो तुम किसी पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे या कोई यूपीआई प्रोवाइडर के साथ काम कर रहे हो। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही वो तुम्हारे सर्वर को वेबबुक भेजता है, लेकिन नेटवर्क इश्यूज या रिट्राई की वजह से वही वेबबुक कभी 2 या 3 बार भी आ सकता है। अगर बैकएंड इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है तो एक ही पेमेंट 2 बार प्रोसेस हो सकती है, एंड रिजल्ट ऑर्डर या रिफंड दोनों डुप्लीकेट हो सकते हैं। एंड बिलीव मी, प्रोडक्शन में ऐसे इंसिडेंट्स काफी कॉमन होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये प्रोजेक्ट, एक आइडोपोटेंट इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है, चाहे एक ही वेबबुक कितनी बार भी आ जाए, सिस्टम उसे सिर्फ एक ही बार प्रोसेस करे। इसके लिए काफका या रैबिट MQ जैसी मैसेज क्यू यूज कर सकते हो। हर इवेंट एक यूनिक ID रेडिस में स्टोर होगी, और प्रोसेस करने से पहले सिस्टम ये चेक करेगा कि ये इवेंट पहले से हैंडल हो चुका है या नहीं। और अगर एक ही इवेंट की 2 रिक्वेस्ट एक साथ आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग ये इंश्योर करेगी कि दोनों पैरेलल एक साथ रन ना हो पाए। और इसी पॉइंट पे इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि आइडोपोटेंसी कोई कॉलेज प्रोजेक्ट वाला कंसेप्ट नहीं है, ये रियल प्रोडक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। इसलिए इंटरव्यू में डिस्कशन सीधा आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी और फेलियर हैंडलिंग तक पहुंच जाता है। एंड अगर आपको रेडिस और मैसेज क्यूज का बेसिक आइडिया क्लियर है तो ये प्रोजेक्ट लगभग 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है। इंटरव्यू इस पे ये क्वेश्चन करता है कि आपने आइडोपोटेंसी की जनरेट कैसे की, अगर रेडिस टेम्परली डाउन हो जाए तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, और डुप्लीकेट रिक्वेस्ट को सेफली हैंडल कैसे किया। तो ये थे 5 प्रोजेक्ट, इनमें से 5 बनाने की जरूरत नहीं है। अपना टारगेट रोल चूज करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ एंड उस प्रोजेक्ट को इतने डेप्थ में ले जाओ कि इंटरव्यू में उसी प्रोजेक्ट पे 20 मिनट बात हो जाए, एंड तुम एक भी फॉलोअप क्वेश्चन से ना डरो, क्योंकि रिक्रूटर्स प्रोजेक्ट काउंट नहीं करते। वो ये देखते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को तुमने रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ है तुम
उसे कितना डीपली समझते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना जो अभी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नेटफ्लिक्स क्लोन या टू डू एप्लीकेशन जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे ऐसी ही यूजफुल वीडियोस तुम्हें मिलने वाली है।